आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम कक्षा 10 की गणित विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन करके लेके आए। मैंने इन प्रश्नों का स्तर है वो काफी अच्छा रखा है, वो तो आपको वीडियो देखकर पता लग ही जाएगा। तो आप इन सभी प्रश्नों को बिना स्किप किए देखना ना भूलें, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन प्रश्नों से अतिरिक्त कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आएगा, क्योंकि सभी प्रकार के प्रश्न मैंने संकलित कर आपके लिए लाया हूं भाई। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए पहला जो चैप्टर है वो क्या है, वास्तविक संख्या। तो देखिए पहला प्रश्न देखिए कि 2, 10 और 20 के लैसे और मैसे का अनुपात है। तो देखिए सबसे पहले हम 2, 10 और 20 जो तीन संख्याएं दी गई हैं उनका लैसे निकालेंगे और फिर मैसे निकालेंगे। तो विधि आप जानती हैं, हम क्या करते हैं गुणनखंड विधि से। जैसे दो अब 2 के गुणनखंड तो भाई 2 ही होगा, इसका तो कोई गुणनखंड होते नहीं है। अब 10 के गुणनखंड हम कर सकते हैं। 10 के गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, 2 गुणा 5। इसी तरह 20 के गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं भाई कि 2 दूनी 4 पंजे 20। अब इनका देखिए मैसे कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है कि मैसे में जो तीनों में कॉमन हो, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, अर्थात उसका 2 में भी भाग जाना चाहिए, 10 में और 20 तीनों में भाग जाना चाहिए। तो या बड़े से बड़ा जो कॉमन है वो कितना है, 2। तो मैसे तो इनका हुआ 2, और इन्हीं का अगर मैं लैसे ज्ञात करना चाहूं तो लैसे में क्या करते हैं, कॉमन में तो लिखते हैं 1, तो 2 में से 1 आ जाएगा और छोड़ते किसी को नहीं है। तो देखिए ये 2 ऊपर नहीं है फिर भी लिखा जाएगा, इन 5 में से लिखेंगे 1। तो देखिए 5 दूनी 10 दूनी 20 आ गया लैसे। अब पूछ क्या रहा है, लैसे और मैसे का अनुपात। तो लैसे और मैसे का अनुपात, तो देखिए लैसे अनुपात मैसे। तो लैसे कितना है 20 और मैसे कितना है 2, ठीक है। तो अनुपात कितना आ जाएगा 10:1। तो ये ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए 2 लगातार संख्याओं का मैसे है। अब देखिए 2 लगातार संख्याओं का जो मैसे होगा उनमें कॉमन या ओवेनिस्ट तो आने से रहा नहीं आता है ना। कभी कोई भी संख्या ले लीजिए, 10, 11, 15, 16, 49, 50, इनमें कोई ओवेनिस्ट नहीं होगा ना। और जब 2 संख्याओं का कोई ओवेनिस्ट ना हो, कॉमन ना हो, तो उनका मैसे क्या होता है, 1 होता है। तो बात आई ना समझ में भाई, 2 क्रमिक संख्याओं में कभी भी कोई संख्या ओवेनिस्ट नहीं हो सकती, उनका कौन होता है, 1 ओवेनिस्ट होता है। इसलिए 2 लगातार संख्याओं का मैसे क्या होगा, 1। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट वन। अब देखिए अगला प्रश्न, परमेय संख्या दी हुई है 2 की घात 3 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो देखिए शांत और अशांत के लिए जैसा आप जानते हैं कि नीचे 2 की घात n इंटू 5 की घात n करते हैं, क्योंकि 2 गुणा 5 10, 10 का भाग देने पर सीधे सीधे दशमलव। इसी तरह अगर हम भाग दें 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 का, ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 5 25। तो इसका मतलब हम भाग किसका दे रहे हैं, 100 का। 100 का भाग देना भी आसान है, तो जो प्रसार है वो कैसा हो जाएगा, शांत। इसी तरह 2 की घात 3 अर्थात 8 और 5 की घात 3 का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हर में अगर 2 की घात n इंटू 5 की घात n हो तो वो प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो अब इसमें देखिए भाई ये संख्या क्या लिखी हुई है, 2 की घात 3 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो देखिए अब मैं इसको कैसे कर सकता हूं, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये कि भाई मैं 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 8 गुणा 5 बटे 2 की घात 3 गुणा ये 5 की घात 3, क्योंकि 5 की घात 2 यहां है और 1 यहां है, तो 5 की घात 3। अब 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 1000, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब 8 और 5 की घात 3 का मतलब 125, और 8 और 125 का गुणनफल 1000। तो 1000 का भाग अगर हम देंगे 40 में तो कितना आ जाएगा भाई, पॉइंट कितना 04 आ जाएगा, ठीक है भाई।
तो ये कैसा है, शांत है। तो ये ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन। ध्यान रखना भाई। दूसरी तरीके से कैसे कर सकते थे भाई, आप ये मान के चल दीजिए कि 2 की घात 3 को 2 की घात 3 से हटा देते तो ऊपर क्या रह जाता है 1, नीचे क्या रह जाता 5 की घात 2। तो मुझे क्या करना पड़ता, 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ता। तो देखिए ऊपर क्या हो जाता है 4 और नीचे भाई 2 की घात 2 मतलब 4 और 25 100 ना, 4 में भी 100 का अगर हम भाग देते तब भी वही बात आती ना 0.04। ठीक है, तो ये हर हालत में प्रसार कैसा होता, शांत होता। तो अपने हिसाब से आप कर लेना भाई। अब देखिए चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में कौन परमेय है। अब देखिए पाई आप कहेंगे सर 22/7 ये परमेय संख्या होनी चाहिए। परमेय संख्या आप जानते हैं ना, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें, अर्थात p/q के रूप में तो लिखें लेकिन q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, वो सभी संख्याएं कैसी होती है, परमेय संख्या। अब आप कहेंगे सर पाई का मान तो 22/7 होता है, सही बात है, लेकिन इसको फिर भी हम क्या मानते हैं, अपरमेय संख्या मानते हैं। इसको ध्यान रखना भाई, ये अपवाद है। √7 अपरमेय संख्या है, 3√3/√2 ये भी अपरमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि √2 √3 √5 √7 ये सब क्या है, अपरमेय संख्याएं। तो अपरमेय दो अपरमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होता है, अपरमेय संख्या होती है। इसी तरह एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल भी क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा, इसलिए ये भी अपरमेय भाई। अब पर यहां देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा ये अपरमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √16 का मान 4 हो जाएगा और √25 का मान 5 हो जाएगा, अर्थात ये संख्या कैसी हो जाएगी, परमेय संख्या हो जाएगी। तो यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट वन। अब देखिए 3.27 और 27 के ऊपर बार लगा हुआ है, क्या है। अब आपको ये बताना है ये क्या संख्या हो सकती है भाई। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3.27। ठीक है, 27 बटे क्या लिख दूंगा मैं, 99। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा भाई। तो ये संख्या कैसी है आप बताइए, 3 सही 27/99 ये कैसी संख्या है भाई, ये कैसी संख्या है, अपरमेय नहीं है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है ना, और क्या है ये, परमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगी भाई, एक परमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिए 6/15 को आप लिखिए 3 से विभाजित कर दीजिए। 3 से विभाजित करेंगे तो देखिए 3 दूनी 6/3 पंजे 15। ठीक है, अब आप जानते ही हैं मैं ऊपर नीचे किसका गुणा कर सकता हूं, 2 का। तो ये कितना हो जाएगा 4/10, इसका मतलब 0.4। तो ये तो शांत हो गया भाई। आप कैसे भी गुणा भाग करके नीचे क्या ले आइए, 2 की घात n इंटू 5 की घात n, क्योंकि वो किसी ना किसी रूप में 10 का गुणज हो ही जाएगा, या तो 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, जो कैसे भी। अब देखिए 7वां प्रश्न, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ 600 है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ जोड़ने पर 600 आते हैं। तो एक संख्या इनमें से 280 है, तो दूसरी संख्या, दो संख्याओं के हैं ना भाई। तो देखिए मैं प्रश्न को पढ़ता जाता हूं और आपको करके बताता हूं। देखिए एलसीएम किसके बराबर है भाई, एचसीएफ का 14 गुना। तो मैंने एचसीएफ की बजाय शॉर्ट में इसको एच लिख दिया है, और इन दोनों का जोड़ एल प्लस एच कितना है, 600। तो देखिए इसी बात को पकड़िए आप, L प्लस एच कितना है, 600। तो देखिए L लिख दिया, और या ऐसे लिख देते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये समीकरण जो 1 था, इससे L का मान यहां रख दीजिए। तो देखिए 14H प्लस H बराबर 600, इसका मतलब 15H बराबर 600 है भाई। तो H अर्थात HCF कितना हो जाएगा, 600/15 40। ठीक है भाई, तो HCF कितना आ गया, 40। तो L कितना हो जाएगा भाई इसका, 14 गुणा 40 अर्थात 560। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई अगर हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं तो
उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। जानते हैं ना भाई, प्रथम संख्या, ये सूत्र आपको याद होगा ही भाई, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। यही याद है ना भाई। तो देखिए पहली संख्या कितनी दे रखी है भाई, इनमें 280, दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूं b बराबर एचसीएफ कितना है हमारा 40, एलसीएम कितना है 560। तो b अर्थात दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 40 गुणा 560 बटे 280। तो देखिए 280 दूनी 560, तो 40 दूनी 80, आंसर आ गया 80, ऑप्शन बी। आ गया ना बात समझ में। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर भाई। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। अब ये जो 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से आपको परमेय संख्याएं छांटनी है। परमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन ध्यान रखें क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब ये तो अपरमेय संख्या है, क्योंकि ये देखिए 2 तो परमेय है, लेकिन √3 अपरमेय संख्या है। एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का जो अंतर है वो भी अपरमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। देखिए मैं लिख कम रहा हूं, बोल ज्यादा रहा हूं, तो मेरी बोलने वाली हर चीज को आप ध्यान से सुनेंगे, तभी आपके संपूर्ण गणितीय कोर्स का रिवीजन हो सकेगा। √15 जानते हैं आप अपरमेय संख्या है, तो भाई ये भी अपरमेय हुई। अब इसको देखिए 2√3 बटे √3, तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, रह जाएगी 2, और 2 को लिखा जा सकता है 2 बटे 1, अर्थात ये परमेय संख्या है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, ठीक है। और √6 तो अपरमेय संख्या है ही। तो देखिए अब 9वां प्रश्न देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का में से क्या होगा। देखिए ध्यान रखना, 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं है, 1 को नहीं गिनते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है भाई, 2। ध्यान रखना भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए कौन सी है, 4, क्योंकि 3 तो क्या है, अभाज्य संख्या है। अब क्या पूछ रहा है, इनका में से क्या होगा, अर्थात 4 और 2 का में से क्या होगा। आप जानते हैं 2 संख्याओं का में से क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में भाग चला जाए, अर्थात वो बड़ी से बड़ी संख्या में निकालनी है जिसका 4 में भी भाग चला जाए और 2 में भी भाग चला जाए। तो वो संख्या कौन सी है, 2। इसलिए 4 और 2 का में से क्या होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अब देखिए प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। अब आपको शांत प्रसार दशमलव भिन्न देखनी है। तो देखिए इसको देखें 11/700, तो इसको आसानी से हमें 2 की घात n इंटू 5 की घात n में हम विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि 700 को 7 गुणा 100 लिखूंगा, 100 को तो हो जाएगा भाई, लेकिन 7 का क्या करें। इसी तरह 21 से में भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 गुणा 7 आ रहे हैं इसमें, गुणा 100। यहां देखिए भाई इसमें क्या हो रहा है, इस संख्या को देखिए 343, इसको ध्यान देखिए 343 क्या होता है, 7 की घात 3 होता है, आपको पता है ना क्या होता है भाई। तो 343 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 7 की घात 3 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 इंटू 7 की घात 3। तो देखिए 7 की घात 3 से 7 की घात 3 विभाग कट जाएगा भाई, तो ऊपर रह जाएगा 1, नीचे रह जाएगा 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3, अर्थात 1/1000 हो जाएंगे भाई। 2 की घात 3 8 और 5 की घात 3 125। तो ये तो शांत प्रसार हो गया ना भाई। क्यों, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.001, ठीक है भाई। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब देखिए 11वां प्रश्न, मजेदार प्रश्न है ना, पढ़ लिया आपने। चलिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं को देखिए √n के रूप में लिखें, √1, √2, √3, ये इस रूप में होंगे ना, √4, ठीक है। अब आप देखिए हमेशा प्राकृतिक संख्या है, हमेशा अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरमेय संख्या, ये बात जम रही है। क्यों, देखिए
क्योंकि देखिए √1, √2 और √3 ये तो तीनों क्या है, अपरमेय है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई अपरमेय संख्या। लेकिन √4 का मतलब होता है 2, और 2 का मतलब 2/1। परमेय संख्या भी कह सकते हैं या उसको प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि दो परमेय संख्या हो गई। इसी तरह √9 का मान 3 हो जाएगा, √16 का मान 4 हो जाएगा, तो ये प्राकृतिक संख्या। तो ऑप्शन सबसे बढ़िया कौन सा लग रहा है, डी, क्योंकि वो कभी प्राकृतिक संख्या होगी, कभी अपरमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। अब देखिए प्रश्न संख्या 12। यदि 65 तथा 117 का में से 65m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। वैसे देखिए भाई कि 65 और 117 का जो में से होगा, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 65 और 117 दोनों में भाग चला जाए, तो वो कौन सी संख्या होगी, 13 होगा। आप गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। 65 देखिए कैसे निकाल सकते हैं, में से देखिए 65 के खंड करें तो क्या 13 पंजे 65। ठीक है, तो 13 गुणा क्या कर सकते हैं हम, 5। इसी तरह अगर मैं 117 के खंड करूं तो 13 नाम 117, तो 13 गुणा 3 गुणा 3, तो इसका में से क्या हो जाएगा भाई, में से हो जाएगा 13। हो गया ना 13। तो अब ये क्या कह रहा है कि इनका में से किसके रूप में, इस रूप में है। तो सीधी सी बात क्या है भाई कि 65m - 117 किसके बराबर होगा भाई, 13 के रूप में। अब पक्षांतरण कर दीजिए, तो 65m बराबर 13 प्लस 117 बराबर 140 हो जाएंगे, सॉरी 130। ये कितने हो जाएंगे भाई, 13 प्लस 117 ये 130। तो m बराबर हो जाएगा 130/65 अर्थात 2। तो m का मान क्या होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन बी सही इसमें हो जाएगा भाई। अब देखिए 12वां प्रश्न देखिए, दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या, देखिए दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है, अनंत आप उसके अंतर्गत लगा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा भाई। अब देखिए यदि a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लेसक, देखिए ध्यान रखना अभाज्य संख्याएं अगर दो हैं तो उनका अगर में से पूछे तो में से होगा 1। ध्यान रखना में से तो क्या लिखेंगे 1, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बीच कोई भी कॉमन नहीं होगा, कोई भी मतलब संख्या कॉमन नहीं होगी। तो कोई कॉमन ना हो तो एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। लेकिन एलसीएम में उन दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा। जैसे 2 और 3 हुई, दोनों अभाज्य संख्या है तो गुणनखंड क्या, सॉरी एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। इसी तरह अगर मैं लिखूं कि भाई 11 और 13 है, कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, 11 गुणा 13 कर दीजिए आप, अर्थात 143 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा भाई। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका में से इतना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि में से गुणा ले से बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, अर्थात पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल, यही होगा ना भाई। तो इसमें ले से पूछ रहा है तो ले से बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल जो दिया हुआ है 8670, इसमें में से का भाग लग जाएगा और में से क्या है हमारा 17, तो 17 का भाग 17 पंजे 85, 1 और 17 एकन 17 510। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट वन। आप देखिए प्रश्न संख्या आपकी, अच्छा इस पे प्रश्न संख्या चलो डालना भूल गए, कोई बात नहीं। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 8। तो ये तो सरल सा प्रश्न था। तो देखिए इसी के साथ अब मैं आपको ले चलता हूं इसके बड़े प्रश्नों पर।
अब इसमें जो 2 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो बहुत आसान आएगा। परमेय संख्याएं क्या हैं? ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और उसमें q का मान अर्थात हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, परमेय संख्याएं कहलाती है। तो परिभाषा याद हो गई ना आपको? ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म के रूप में अर्थात अंश और हर के रूप में हम लिख सकें, जिसमें शर्त यह होनी चाहिए कि q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का भाग हम किसी संख्या में दे ही नहीं सकते, वो अनडिटरमाइंड हो जाती है, अनिर्धारित संख्या हो जाती है। तो अब इसके उदाहरण जैसे 1/2 भाई p/q के रूप में लिख दिया, 3/2, 5/6, ठीक है। अब आप कहेंगे कि क्या 2 परमेय संख्या है, क्योंकि 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 2/1। इसी तरह मैं कहूंगा आपसे √9 क्या परमेय संख्या है, क्योंकि √9 का मान क्या होता है ±3, तो 3 और 3 को क्या लिख सकता हूं 3/1, ठीक है। अब दूसरा रूप क्या मान के चलते हैं, अपरमेय संख्याएं। अब अपरमेय संख्या क्या होंगी, जो परमेय संख्या नहीं है, अर्थात ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सके। और जैसे हमारे कोर्स में है आपके लिए, जैसे √2 है, √5, √7, √11, ठीक है, √10, ये सभी क्या है अपरमेय संख्याएं हैं। ध्यान रखना √16 अपरमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकल आता है और वर्गमूल निकलने के पश्चात ये 4 और 4 को फिर क्या लिख सकते हैं हम 4/1, ठीक है। तो अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि परमेय क्या संख्या है जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। p/q की बजाय आप a/b बोल सकते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, अंश और हर के रूप में। अब आपको इसमें पढ़ना क्या है, एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़नी है, इसके पश्चात आपको कुछ संख्याओं को सिद्ध करना है कि यह परमेय संख्याएं हैं या नहीं, जैसे √2, √3, √5, 7, √5, इन संख्याओं में से कोई एक प्रश्न अवश्य आएगा, ठीक है, बी सेक्शन में, कि सिद्ध कीजिए कि यह संख्या अपरमेय संख्या है। सीधे अब मैं प्रश्नों को शुरू करता हूं और पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर, हमको ये सिद्ध करना है। तो देखिए अब तक आपने जो प्रश्न सिद्ध किए थे उनमें एक प्रक्रिया थी कि बाएं पक्ष को लेकर हम चलते थे और सरल करते करते दाएं पक्ष पर पहुंच जाते थे और प्रश्न सिद्ध हो जाता था। लेकिन ऐसे प्रश्नों को हल करना इस तरीके से संभव नहीं है, तो फिर ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करें, इनकी एक निश्चित प्रक्रिया है जिनको आपको सीखना ही होगा। तो आप इसको एक बार याद कर लें, याद हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि √3 एक परमेय संख्या है, अर्थात जो ये दिया गया है इसका विपरीत मानता हूं, अपरमेय सिद्ध करना है, मान क्या लेता हूं कि √3 एक परमेय संख्या है, और फिर विभिन्न गणितीय प्रक्रिया लगाकर मैं ये सिद्ध करने में सक्षम हो जाऊं कि जो मैंने माना था वो गलत था। तो माना क्या था कि √3 एक परमेय संख्या है, तो ये गलत सिद्ध कर दी हमने, इसका मतलब तो कथन उल्टा सही होगा, और उल्टा क्या होगा कि √3 एक अपरमेय संख्या है। बात आई ना समझ में? तो थोड़ी देर के लिए मैं क्या मान लेता हूं भाई कि माना √3 एक परमेय संख्या है। अब आप परमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि परमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें अंश या हर के रूप में लिखा जा सकता है और जहां हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a और b दो कोई ऐसे पूर्णांक होंगे जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब √3 किसके बराबर होगी भाई, a/b की बराबर होगी, जहां a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सहभाज्य का मतलब क्या होता है कि इनका कोई ओवेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात इनका कोई ओवेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब इसका मतलब भी जानते हैं, ओवेनिष्ठ गुणनखंड नहीं है कि देयर इज नो कॉमन बिटवीन ए एंड बी, और जब कोई कॉमन ना हो तो उनका HCF क्या होता है, 1। अर्थात मैं सीधे सीधे क्या कह सकता हूं कि A और B का HCF क्या है, 1 है। अर्थात A और B का कोई भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये जो बात है ना ये आगे बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और इसी के आधार पर हम अपने ही कथन को गलत सिद्ध करेंगे, ठीक है।
जो हमने माना है कि अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है, अब हमारा उद्देश्य क्या है कि हमने जो माना है हम अपनी ही बात को गलत सिद्ध करेंगे, तब जाके ये प्रश्न सिद्ध होगा। ठीक है, अब देखिए बचगुणा कर देते हैं। अब जब बचगुणा करेंगे तो अंडर रूट 3b का गुणा b से, अंडर रूट 3 का b से गुणा होगा तो अंडर रूट 3b बराबर a। अब मैं दोनों तरफ का वर्ग कर देता हूं, दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा भाई, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि b स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर बाई 3। अब यहां देखिए ध्यान से, a स्क्वायर बटे 3 और इसका मान कितना है, b स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर 3 से पूरी तरह भाज्य है। इसका मतलब यही तो है कि a स्क्वायर 3 से भाज्य है। अब आपने अपनी इसी किताब की प्रमेय नंबर 2.3 में पढ़ा है कि अगर कोई किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से भाज्य हो तो वह संख्या भी उस संख्या से भाज्य होगी। इसका मतलब a भी 3 से भाज्य। ये बात समझ में वाली बात है भाई। देखिए कि b स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर बाई 3। इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर 3 से भाज्य है। जब a स्क्वायर 3 से भाज्य है तो a भी 3 से भाज्य होगी। आप सिद्ध भी वैसे भी करके देख सकते हैं कि मान लेते हैं भाई कि 81, ठीक है, जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 9, तो 9 का वर्ग क्या होता है 81। 81 3 से भाज्य, 3 से भाज्य, क्योंकि 81 में 3 का भाग देंगे तो 87 आएगा। अब मूल संख्या क्या थी 9, क्योंकि 9 का वर्ग था 81, तो 9 भी 3 से भाज्य। देख लीजिए 9 में 3 का भाग देंगे 3 आ जाएगा। और उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक संख्या 4 है, 4 2 से भाज्य, सही है, तो इसका वर्ग 16 भी 2 से भाज्य। तो सीधी सी बात क्या होती है कि अगर किसी संख्या का वर्ग, जैसे यहाँ a स्क्वायर है वो 3 से भाज्य है, तो a भी 3 से भाज्य होगी। इसको अच्छी तरह से ध्यान कर लें, ठीक है भाई। अब एक बात सोचिए, a 3 से भाज्य, इसी बात को पकड़िए आप, a 3 से भाज्य, इसका मतलब क्या हुआ कि a में 3 का भाग दें तो कोई पूर्णांक आ रहा होगा। सीधी सी बात है ना, जब a 3 से भाज्य है तो a में 3 का भाग दूं तो कोई ना कोई पूर्णांक आ रहा होगा, और वो पूर्णांक मैंने क्या मान लिया, c। तो इस अब मैंने मान लिया कि माना इस कथन के आधार पर कि a 3 से भाज्य, मैंने क्या मान लिया कि a बटे 3 बराबर c। बचगुणा कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई, 3c बराबर a। दोनों तरफ का वर्ग करने पर वही प्रक्रिया अपनाइए आप, तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर ये क्या हो जाएगा, 9c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है। लेकिन समीकरण 1 से आप देखना, इसको मैं समीकरण 1 नाम दे दूं। a स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर थी, 3b स्क्वायर के, तो मैं a स्क्वायर का मान, ठीक है, क्या रख दूं, 3b स्क्वायर यहां। इसका मतलब 9c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, समीकरण 1 से मान रखने पर। तो अब देखिए c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर बटे 9 बराबर b स्क्वायर बटे 3। और b स्क्वायर बटे 3 का मतलब क्या हुआ भाई कि b स्क्वायर 3 से भाज्य है। इसका मतलब b भी 3 से भाज्य होगी, अभी जैसे बताया था। जब b स्क्वायर 3 से भाज्य है तो b भी 3 से भाज्य होगी। अब यहां देखना भाई, a भी 3 से भाज्य और b भी 3 से भाज्य। इसका मतलब 3 a और b का HCF है, या दूसरे शब्दों में कहूं 3 a और b जो मैंने ये मानी थी सहभाज्य संख्याएं, इनका सार्व गुणनखंड है। जबकि मैंने तो यहां क्या माना था कि a और b को प्राइम नंबर से, अर्थात इनका कोई ओवेनिष्ट गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहां तो 3 इन दोनों का ओवेनिष्ट गुणनखंड आ रहा है। ये तो विरोधाभास है किसका, हमारे मानने का, ठीक है। अर्थात 3 a तथा b जो पूर्णांक थे का ओवेनिष्ट गुणनखंड है। अतः हमारा मानना गलत था, मानना गलत था, क्योंकि ये तो विरोधाभास उत्पन्न हो गया। आप मानना गलत था तो उस गलती को सही कीजिए, तो गलती सही कैसे होगी। अतः मैं क्या कह सकता हूं कि अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या नहीं होकर क्या है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है।
ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि सबसे पहले जो भी हमें सिद्ध करना है उसको उल्टा मानिए, अर्थात जैसे √3 को परमेय संख्या अपरमेय सिद्ध करना है तो उसको परमेय संख्या मानिए, और हम जानते हैं कि परमेय संख्या को दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है जहां a और b दोनों सहभाज्य होती है। फिर बजगुणा कर देते हैं, फिर दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं, तो b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा a²/3, अर्थात a स्क्वायर 3 से भाज्य, तो a भी 3 से भाज्य होगी। अब जब a 3 से भाज्य है तो कोई ना कोई पूर्णांक आ रहा होगा, और वो पूर्णांक मैंने किसके बराबर मान लिया, c के, तो 3c बराबर a, दोनों तरफ का वर्ग करूं तो 9c² बराबर a²। तो वही फिर b स्क्वायर भी 3 से भाज्य है तो b भी 3 से भाज्य है, इसका मतलब a और b दोनों ही 3 से भाज्य है, अर्थात इनका HCF 3 है। और जब HCF 3 है तो ये तो हमारे कथन का विरोधाभास हो गया कि इनका HCF 1 है। यहां तो हम कह रहे हैं कि HCF इनका 1 आना चाहिए, यहाँ HCF कितना आ रहा है 3, तो हमारा कथन ही विरोधाभास ना, कथनों में क्या हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अतः हमारा मानना गलत था, और गलत था तो सही क्या है, फिर √3 एक अपरमेय संख्या है। तो एक प्रश्न और ले लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। जैसा अभी सिद्ध किया था ना √3 एक अपरमेय संख्या, उसी तरह तो हमारी प्रक्रिया वही रहेगी कि पहले हम क्या मानेंगे कि √5 एक परमेय संख्या है, फिर जो हमने ये कथन किया है कि √5 एक परमेय संख्या है, हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे कि ये कथन ही हमें गलत सिद्ध लगेगा, और जब ये कथन गलत सिद्ध हो जाएगा तो हमारा मानना भी गलत हो जाएगा, और स्वतः ही √5 एक अपरमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या मान लेता हूं कि माना √5 एक रेशनल नंबर है, एक परमेय संख्या है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि परमेय रेशनल नंबर, ठीक है। अब जब √5 एक परमेय संख्या है तो a और b दो ऐसे पूर्णांक अवश्य होंगे जिनके लिए मैं लिख सकता हूं √5 बराबर a/b, ठीक है, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, b का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा a व b कैसे सहअभाज्य को प्राइम नंबर है। ठीक है, अर्थात इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी चीज इन a और b के बीच में कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या प्रक्रिया था, स्टेप नंबर 2 क्या करते थे, दोनों का बजगुणा कर देते। तो गुणा कर दीजिए बजगुणा भाई, √5b बराबर a²। फिर क्या करते थे हम, दोनों साइड का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5b² बराबर, सॉरी ये a² नहीं, ये √5b बराबर a, तो 5b² बराबर a², तो b² बराबर क्या हो जाएगा, a²/5। ठीक है, a² में 5 का भाग चला जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि a² 5 से भाज्य है। क्यों, क्योंकि a² में 5 से भाग देने पर एक पूर्णांक आ रहा है b, उसका भी वर्ग आ रहा है। ठीक है, तो a भी 5 से भाज्य होगी। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि a का वर्ग जब 5 से भाज्य है तो a भी 5 से भाज्य होगी, प्रमेय 2.3 के अनुसार। अब देखिए a 5 से भाज्य है, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या लिख सकता हूं कि a/5, भाई a 5 से पूरी तरह से भाज्य है तो a/5 किसके बराबर है, c के। ठीक है भाई, भाई जब भाज्य है तो कोई ना कोई भाग देने पर पूर्णांक तो आएगा ही। जैसे 10 5 से भाज्य है तो 10/5 बराबर 2 आया ना, तो 2 के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, c। इसी तरह अब इनका बजगुणा कर दीजिए भाई, तो बजगुणा कैसे करेंगे, 5c बराबर a। अब दोनों तरफ का वर्ग करने पर उसी प्रक्रिया को अपनाइए, दोनों तरफ का वर्ग करने पर कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 25c² बराबर a²। ठीक है, अब a² का मान समीकरण 1 से रख दीजिए, ये समीकरण 1 था भाई, तो a² का मान क्या था, 5b², तो a² का मान समीकरण 1 से रखने पर क्या आ जाएगा, 25c² बराबर 5b²। ठीक है भाई, इसका मतलब c² बराबर 5b² बटे 25
बराबर बी स्क्वायर बटे 5। अब बी स्क्वायर बटे 5 का मतलब क्या है भाई कि बी स्क्वायर 5 से भाज्य है, और जब बी स्क्वायर 5 से भाज्य है तो बी भी 5 से भाज्य होगा। अब देखिए भाई, मैं इसको इस तरह से कर देता हूं, बी 5 से भाज्य है, ए 5 से भाज्य है, दोनों को देखिए, अर्थात ए और बी दोनों ही 5 से भाज्य हैं, अर्थात ए और बी का एचसीएफ 5 है, जबकि एचसीएफ तो इनका क्या होना चाहिए था 1, अर्थात इनमें कोई अवनिष्ठ गुणनखंड होना ही नहीं चाहिए था। यह हमारे कथन का विरोधाभास है, अर्थात ए और बी का ए बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि ये दोनों ही 5 से भाज्य हैं। यह हमारे कथन का विरोधाभास है। क्यों, हमने क्या किया था, क्या कथन किया था कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं, ये हमारे कथन का विरोधाभास है। अतः हमारा कथन गलत था, या हमारा मानना, हमारा अजम्पशन गलत था, इसलिए √5 एक परमेय संख्या नहीं है, और परमेय संख्या नहीं है तो क्या है भाई, अपरमेय संख्या है। जो परमेय नहीं है वो क्या है, अपरमेय है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको इन प्रश्नों को सरल करने का तरीका आ गया होगा। अब एक अलग तरीके का प्रश्न लेते हैं, और आपकी स्क्रीन पर जैसा आप देख रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इनको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि देखिए, ये हमें अपरमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो मैं मान लेता हूं कि माना 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। अगर यही एक रेशनल नंबर है तो अब परमेय संख्या के गुणधर्म से हम जानते हैं कि परमेय संख्या को दो सहअभाज्य संख्याओं के अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात परमेय संख्या कैसे लिखी जा सकती है, a/b के रूप में लिखी जा सकती है। तो जब ये परमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 को a/b के रूप में सॉरी लिखा जा सकता है, जहां b ≠ = 0, और एक शर्त और है कि a और b जो दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, a और b कैसी हैं, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब सहअभाज्य संख्या तो आप जानते ही हैं, आप जानते हैं ना, सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि उनका एचसीएफ 1 होता है, अर्थात उन दोनों के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। अब आप देखिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के समय हम क्या तकनीक अपनाएंगे कि इधर की साइड केवल अपरमेय संख्या को रखना है अपने लेफ्ट हैंड साइड में, और शेष सभी संख्याओं को या तो पक्षांतरित कर दीजिए, भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए, जो भी कुछ करना है सबको राइट हैंड साइड में रख दीजिए। तो देखिए, अब मैं सबसे पहले 3 को इधर भेजता हूं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2 √5 कैन बी है, तो बराबर होगा भाई, तो a/b है, और ये 3 इधर को माइनस के रूप में आ जाएंगे भाई पक्षांतरित होकर। अब मुझे 2 भी हटाना है, तो देखिए √5 बराबर क्या होगा, तो 2 का इन दोनों में भाग लगेगा। ठीक है, तो a/2b लिख सकता हूं और -3/2 लिख सकता हूं, या मैं कहूं कि √5 बराबर, अब मैं इसका एलसीएम लूं तो 2b लघुत्तम आ जाएगा, तो ये तो a और यहां से कितना हो जाएगा 3b। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि √5 किसके बराबर है, a - 3b/2b। अब आगे मैं इस प्रश्न को बढ़ाऊं उससे पहले मेरी बात सुनिए, a और b दोनों पूर्णांक संख्याएं, तो a/b क्या है, परमेय संख्या है। अब सोचिए, एक बात ध्यान रखिए कि दो परमेय संख्याओं का योग भी परमेय संख्या होती है। दो परमेय संख्याएं अगर आपस में घटा दी जाएं या उनका व्यवकलन कर दिया जाए तब भी एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। दो परमेय संख्याओं का गुणनफल भी परमेय संख्या प्राप्त होती है, और दो परमेय संख्याओं का अनुपात भी एक परमेय संख्या प्राप्त होती है। तो अब सोचिए, a परमेय संख्या है, 3 परमेय संख्या है, b भी परमेय संख्या है, भाई ये पूर्णांक है,
और प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, जैसे 3 3 पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3/1, तो 3/1 क्या हो गई, परमेय संख्या। तो अपने आप सोचिए a-3 भी क्या होगा, परमेय संख्या होगा, और a-3 भी परमेय संख्या है और 2b ये भी परमेय संख्या है। a-3b तथा 2b दोनों क्या है, परमेय संख्या है, दोनों क्या है, परमेय संख्या है। ये बात ध्यान रखनी है भाई। अब इसका मतलब इसका और इसका ये क्या है, अनुपात है, a-3b बटे 2b, ठीक है। अतः दो परमेय संख्याओं का अनुपात दोबारा से क्या होगा, एक परमेय संख्या। चूंकि दो परमेय संख्याओं का अनुपात भी एक परमेय संख्या होती है, इसलिए क्या कह सकता हूं कि √5 बराबर a-3b बटे 2b ये क्या है, संख्या, एक परमेय संख्या के बराबर है। इसका मतलब अब देखो, यहां देखिए √5 और ये क्या है, बराबर है किसके, a-3b बटे 2b। इसके स्थान पर मैं क्या लिख रहा हूं, एक परमेय संख्या, क्योंकि a-3b और 2b दोनों परमेय संख्या थी, इनका अनुपात भी एक परमेय संख्या होगी। अतः इन a-3b बटे 2b के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, एक परमेय संख्या है। लेकिन हम तो भाई जानते हैं कि √5 तो परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या है। तो एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या के कैसे बराबर हो सकती है, इन दोनों कथनों में क्या है, विरोधाभास है, ठीक है। अतः हमारा मानना ही गलत था। जब कथनों में विरोधाभास आ जाए, इसका मतलब जो हमने कथन किया था कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, वो कथन ही गलत था। और कथन गलत था तो उसको शुद्ध करेंगे, सही करेंगे तो क्या होगा कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है भाई। तो मैं यहां क्या लिखूं, याद रही आपको, भूल गए, √5 हम जानते हैं, चूंकि √5 तो एक अपरमेय संख्या है। ये इस बात को हम थोड़ी देर पहले सिद्ध कर चुके हैं। अब इधर को क्या हुआ कि अपरमेय संख्या और इधर बराबर एक परमेय संख्या के, तो एक अपरमेय संख्या √5 क्या है, अपरमेय संख्या, कैसे बराबर हो सकती है, बराबर नहीं हो सकती किसके, एक परमेय संख्या के। ये नहीं हो सकता ना। और ये सब गफलत किसके कारण हुई है, हमारे कथन के कारण। अतः हाँ, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारे गलत कथन के कारण उत्पन्न हुआ है, गलत कथन के कारण उत्पन्न हुआ है, ठीक है भाई। इसलिए उस गलती को सुधारिए। इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं होगी। तो एक अंतिम प्रश्न और ले लेता हूं इस कड़ी में कि सिद्ध कीजिए 7 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो तरीका वही रहेगा कि मान लेते हैं कि माना 7 √5 एक परमेय संख्या है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। जब 7 √5 एक परमेय संख्या है तो a और b दो ऐसे पूर्णांक अवश्य होंगे जिनके लिए मैं क्या लिख सकता हूं कि 7 √5 = a बटे b, जहां a और b दोनों सहभाज्य पूर्णांक हैं और b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है ना, अर्थात इनका HCF 1 है और b ≠ 0 है। अब मैंने जैसे अभी पहले वाले प्रश्न बताया था कि ऐसे प्रश्नों को हल करते समय क्या करते हैं, केवल जो अपरमेय संख्या होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड में अपने बाईं तरफ इधर की साइड रखेंगे और शेष संख्याओं को इधर की साइड भेज देते हैं। अगर प्लस और माइनस में तो उसको पक्षांतरित करके चिन्ह बदल दीजिए, अगर गुणा में है तो बटे के रूप में लिख दीजिए और बटे के रूप में तो उसको गुणा के रूप में लिख दीजिए, है ना। तो अब देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं इसको कि √5 = a/7b। अब एक बात सोचिए, a/b
क्या एक परमेय संख्या है, यहां लिख चुके हैं हम। अब परमेय संख्या में 7 का भाग ही तो दे रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि a बटे b परमेय संख्या है और 7 स्वयं परमेय संख्या है। अब चूंकि a बटे b तथा 7 दोनों परमेय संख्या है, क्योंकि 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 बटे 1 परमेय संख्याएं, और a बटे b में क्या लग रहा है, 7 का भाग, अतः a बटे 7 b क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। a बटे 7 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या है, क्योंकि अभी मैंने बताया था दो परमेय संख्याओं का योग भी एक परमेय संख्या होती है, दो परमेय संख्याओं का व्यवकलन भी एक परमेय संख्या होती है, दो परमेय संख्याओं का गुणा भी एक परमेय संख्या होती है, और दो परमेय संख्याओं का अनुपात भी एक परमेय संख्या होती है। तो दो परमेय संख्या a बटे b और 7 का अनुपात ही तो है ये, अर्थात a बटे 7 भी एक परमेय संख्या। अब देखिए इसका मतलब क्या है, √5 बराबर एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है इसका मतलब। लेकिन हम तो पहले ही जान चुके हैं कि √5 परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब √5 परमेय संख्या नहीं है, और इधर को बराबर क्या कह रहा है, ये परमेय संख्या है। तो बराबर के चिन्ह के दोनों ओर के जो कथन है, इधर को तो क्या कह रहा है कि अपरमेय संख्या है, और ये क्या कह रहा है, बराबर है एक परमेय संख्या के। ये दोनों कथन तो कैसे हैं, विरोधाभासी कथन हुए, ठीक है। और ये विरोधाभासी कथन क्यों उत्पन्न हुए, हमारे गलत मानने के कारण कि भाई ये एक परमेय संख्या है, अतः सही मानिए, तो सही क्या हो जाएगा, 7 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो बात सही ना समझ में। परंतु लिख देता हूं इसको, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो इधर की साइड को एक अपरमेय संख्या बराबर है एक परमेय संख्या, ये कथन दोनों कैसे हैं, विरोधाभासी कथन है। इसलिए ये अतः सीधे सीधे मैं लिख सकता हूं कि इसलिए ये कथनों का यह विरोधाभास, कथनों का यह विरोधाभास या कथनों में यह विरोधाभास, कंट्राडिक्शन किसके कारण हुआ है, हमारे गलत मानने के कारण हुआ है। उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन जो हमने माना था वो गलत था, अतः हमारा मानना, क्या मानना, कि 7 √5 एक परमेय संख्या है, गलत है। यह जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। इसलिए 7 √5 गलत है तो सही कर देते हैं, 7 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो अब हम बात करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, अर्थात यूक्लिड की जो विभाजन करने की विधि है उसका। आपके कोर्स में जो है इस विधि का प्रयोग करके हम दो पूर्णांकों का HCF ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात महत्तम समावर्तक ज्ञात करने की बहुत ही उपयोगी और शॉर्ट विधि है, ठीक है। अब ये विधि किस पर आधारित है, जैसे हम जानते हैं ना, आप एक संख्या सोचिए, जैसे मैंने 10 में 3 का भाग दिया, ठीक है, तो 3 तिया 9 और 1 शेषफल प्राप्त हुआ। तो देखिए ये तो भाजक है, ऐसे ही ना, ये क्या है, भाज्य कहते हैं। जितनी बार भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल, और ये क्या है, शेषफल या शेष कह देते हैं इसको, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम क्या लिख देते हैं कि भाज्य बराबर क्या लिख देते हैं, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। तो इस आधार पर कैसे लिख सकता हूं कि 10 किसके बराबर है, भाजक 3, भागफल कितना है 3 और शेषफल 1, ठीक है। सेम यही विधि यूक्लिड ने दो पूर्णांकों के HCF ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की थी, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के रूप में मैं लिख देता हूं कि 210 और 55 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर। अब देखिए इसके कई नाम है, यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जैसा आप उचित समझे, ठीक है। अब कैसे ज्ञात करते हैं, अब देखिए यहां जो दो दिए गए पूर्णांक कौन कौन से हैं, गिवन इंटीजर्स कौन से हैं भाई,
गिवन इंटीजर्स, जो दिए गए पूर्णांक हैं वो 210 और 55 है। सीधी सी बात है, 210 इसमें बड़ा है 55 से, ठीक है। तो 210 को मैं लिख सकता हूं इस रूप में, देखिए, ठीक है, 2 से 10 को इस रूप में। अब 2 से 10 को इस रूप में कैसे लिखेंगे, आप ऐसा कीजिए कि 210 को विभाजित कर दीजिए 55 से, ठीक है। कितनी बार जाएगा, जैसे 4 बार तो नहीं जा रहा है, तो 3 बार, 55 तिया 165, ठीक है। शेषफल कितने बच गए भाई, 45। तो अब मैं 2 से 10 को क्या लिख सकता हूं, 55 × 3 + 45, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो कैसे लिख सकता हूं भाई, 55 × 3 + 45, ठीक है, या 3 × 55, वो तो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए जो शेषफल है हमारे यहाँ, शेषफल 0 के बराबर, ये प्रक्रिया कब तक दोहरानी है, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। फिर क्या लिखेंगे, चूंकि रिमाइंडर जो शेष है, शेष जो 45 सॉरी हाँ 45 0 के बराबर नहीं है, अतः पुनः उस प्रक्रिया को दोहराएंगे और अब 55 को लिखा जाएगा 45 के गुणांक के रूप में। अब सीधी सी बात है, 55 को किससे भाग देना पड़ेगा, 45 से। तो 45 × 45 कितने बचे, 10। तो अब 55 को कैसे लिखा जा सकता है, 45 × 1 + 10, तो +10, ठीक है। अब फिर जो शेषफल है 10, चूंकि 10 फिर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। और अब यह प्रक्रिया किसके बीच दोहराई जाएगी, 45 और 10 के बीच में। तो फिर 45 में अब 10 का भाग दीजिए भाई, तो 10 चौका 40 और शेष कितना आ गया, 5। तो अब 45 के बराबर क्या लिखूंगा भाई, 45 के बराबर क्या लिखूंगा, 10 × 4 + 5, 10 × 4 और +5। फिर जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है ना, इसलिए देखो फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये फिर थर्ड स्टेप, आपको तब तक ये प्रक्रिया दोहराते जानी है जब तक कि 0 नहीं आ जाए। अब फिर 5 में किसका भाग दे लेंगे, अब 5 का भाग देंगे 10 में, तो 5 दूनी 10, और इस बार शेषफल क्या आ गया, 0। इसका मतलब अब फोर्थ स्टेप में जब हम लिखेंगे कि 10 बराबर 5 × 2 + 0, तो पूरा पूरा भाग किसका गया, 5 का। अतः इन संख्याओं का जो HCF है वो कितना होगा, 5। तो सीधे सीधे हम क्या कह सकते हैं कि 210 और 55 का जो HCF है वो 5 होगा। कैसे करते हैं एक बार फिर सुनिए, क्योंकि 210 और 5 पर जो 55 है वो हमारे लिए दिए गए पूर्णांक थे, 2 से 10 55 से बड़ा है, तो सीधी सी बात है 210 में हम 55 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और शेषफल ऐसे लिख जाएगा। तो भाज्य बराबर ये भाजक था, ये भागफल था और प्लस शेषफल। शेषफल 0 नहीं है, इसलिए फिर प्रक्रिया को दोहराएंगे, 55 इधर आ जाएगा और 45 55 की जगह पे आ जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है। 55 यहाँ आ जाएगा, 45 इसकी जगह पे आ जाएगा। 55 में जब 45 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, शेषफल 10। फिर शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो 45 अब यहां आ जाएगा और 10 इसकी जगह पे आ जाएगा। 45 में 10 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 10 चौका 40, शेषफल कितने बच जाएंगे, 5। फिर शेषफल 5 0 के बराबर नहीं है, अब 10 इसकी जगह पे आ जाएगा, 5 इसकी जगह पे आ जाएगा, तो 10 में 5 का भाग देने पर 2 बार जाएगा, शेषफल 0। चूंकि 5 से भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, अतः इन दोनों संख्याओं का HCF 5 है। तो अब एक प्रश्न और लेते हैं आपके समझाने की दृष्टि से, ठीक है, कि अब की बार 12,576 और 4,052 का HCF हमें यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा ज्ञात करना है। अब सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है कि जो दिए गए पूर्णांकीय है और इसमें 12,576 ज्यादा है, ये संख्या कम है, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए कि 12,576 को कैसे लिख सकते हैं, 4,052 गुणा कुछ संख्या और फिर शेषफल। अब ये पता कब लगेगा, जब मैं 12,576 को 4,052 से भाग दे लेता हूं। तो मैं यहां इस प्रक्रिया को दोहराता जाता हूं, 12,576 में 4,052 का जब मैं भाग दूंगा तो सीधी सी बात है 3 बार जा रहा है, तो 3 बार जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौका 12 और शेषफल क्या हो जाएगा, 420, ठीक है। तो 12,576 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4,052 × 3 + 420, ठीक है भाई। ये क्या होता है, भाज्य है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसे ही ना। अब फिर चूंकि 420 जो आपका रिमाइंडर आया है, शेषफल आया है, वो 0 के बराबर नहीं है, अतः पुनः प्रक्रिया को दोहराइए और अब 4,052 दूसरे स्टेप में यहां आ जाएंगे भाई, तो 4,052 यहां आ जाएगा, बराबर
किसका भाग देंगे 4052 में? अब 420 का। इसका मतलब अब 420 का जो भाग है वो 4052 में देंगे भाई, 420 का भाग देंगे हम। तो ये 9 बार जाएगा लगभग। आप देखिए 4 नाम 36, सीधी सी बात है। तो 0, 9 दूनी 18, 9 चौका 36 और 1 37। तो 2, 15 से 8 गए तो 7 और ये 2, तो 272। इसमें क्या बच जाएगा? शेष। तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई कि 4052 बराबर 420 गुणा 9 प्लस 272 प्लस 272। अब देखिए शेषफल फिर 0 के बराबर नहीं है, अतः ये प्रक्रिया जारी रहेगी। कब तक जारी रहेगी? जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो अब देखिए थर्ड स्टेप में अब 420 इधर आ जाएंगे भाई और 272 का स्थान, 272 किसका स्थान ले लेगा? 420 का। तो 272। अब देखिए गुणा कितना लिखना है वो तो आगे भाग देने के बाद ही पता लगेगा। तो अब मैं 420 को भाग देता हूं 272 से। तो 272 एक 272, ये 8 और 12 से 8 गए तो 4 और 148। तो सीधी से क्या लिख सकता हूं? 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148 प्लस 148। फिर जो आपका शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है ना। तो फिर प्रक्रिया को दोहराते चले जाइए और अब फोर्थ स्टेप में 272 यहां आ जाएंगे भाई और 148 स्थान ले लेगा 272 का, क्योंकि यहां आ जाता है। और कितने गुणा में लिखूं तो वो तो भाग देने के बाद ही पता लगेगा भाई। 272 को भाग दीजिए 148 से, एक बार जाएगा 148 और 12 से 8 घटाएं 4, 7 से 5 गए तो 2, ठीक है, और 124 बचेगा। तो 148 गुणा 1 प्लस 124, ठीक है, ये बच रहा है। अब फिर 124 जो आपका शेषफल है 0 के बराबर नहीं है। फिर अगली प्रक्रिया में आप तो करते जाइए, 148 यहां आ जाएगा बराबर 124 यहां आ जाएगा। फिर 124 का भाग दे दीजिए 148 में, एक बार जाएगा। अब कितनी बार, कितना बचा? 24, ठीक है। तो कितना लिख सकता हूं? 124 गुणा 1 और प्लस 24। फिर शेषफल 0 के बराबर नहीं, ये प्रक्रिया फिर दोहराई जाएगी और 5वें स्टेप में 124 आ जाएगा 148 के स्थान पर और 124 के स्थान पर आ जाएगा 24। अब 124 में फिर 24 का भाग देंगे हम, तो भाग नहीं जा रहा है, 24 पंजे 120 और बचे 4। तो 124 के बराबर क्या लिख सकता हूं? 124 गुणा 5 और प्लस 4। फिर शेषफल 4 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 6 स्टेप में 24 यहां आ जाएगा और 4 यहां आ जाएगा। तो 24 में 4 का भाग देंगे तो अब की बार कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा प्लस 0। इसका मतलब कि 24 को अगर मैं 4 से भाग करूं तो 6 बार गया और शेषफल 0। किसका भाग देने पर 0 आ रहा है? 4 का भाग देने पर 0 आ रहा है। अतः इसका जो HCF है वो क्या होगा? 4। तो ये कभी कभी अगर संख्याएं बहुत बड़ी होती हैं तो उबाऊ आपको लगती होगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी कभी ये प्रक्रियाएं लंबी हो जाती हैं यदि संख्याएं बड़ी हो, लेकिन ये कठिन बिल्कुल नहीं है। केवल आप पर भाग देने की प्रक्रिया आनी चाहिए। तो 12,576 और 4,052 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा कितना प्राप्त हुआ? 4। तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। यदि संख्या 408 और 1032 के HCF को 1032 x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में लिखा जाता है या व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बंधु मुझे क्या करना होगा कि 408 और 1032 का HCF तो निकालूं सबसे पहले। तो इसके लिए अब चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम चल ही रहा है तो इसी विधि से निकाल लेते हैं। आपका जो प्रश्नावली 4 है ना, जिसमें आपको पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़े हैं, तो उसका जो अंतिम जो भाग था वो था HCF और LCM, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। तो उसमें मैंने लघुत्तम और महत्तम दोनों ही निकालने की अभाज्य गुणनखंड विधि का वर्णन सही ढंग से कर दिया है, अच्छी तरह से वहां समझा दिया है। आप उस वीडियो को देख लें। इसीलिए मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि HCF निकालने की यहाँ नहीं बताई है। यहाँ केवल हम यूक्लिड विभाजन विधि का ही हम प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी विधि से हम यहाँ निकाल लेते हैं। जब तक आपको स्पेशल ना कहा जाए, आप 408 और 1032 का जो HCF है, चाहे आप यूक्लिड विभाजन विधि से निकालें या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें, आप अपनी सुविधानुसार प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्रश्न में कहे तो वही विधि इस्तेमाल आपको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसमें देखिए, चूंकि 1032 इज ग्रेटर देन 408, ठीक है, इसलिए 1032 को 408 के गुणज के रूप में प्लस शेषफल के रूप में लिख सकते हैं। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा भाई, 1032 को डिवाइड करना होगा 408 से। 3 बार तो जाएंगे नहीं, 2 बार,
तो ये 816 हो गए भाई, और घटाने पर 6 और 3 से 2 गए तो 1, और ये नहीं, ये 2 बच जाएंगे, 216। ठीक है भाई, तो कैसे लिख सकते हैं, 408 इंटू 2 प्लस 216। ठीक है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 408 गुणा 2 प्लस 216। अब चूंकि जो शेषफल है 216 वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये प्रक्रिया कब तक दोहरानी है आपको, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो अब 2 से 16 का भाग अब किसमें देना है, 408। ये प्रक्रिया यही है कि जो शेषफल बचे उसका भाग भाजक में देते जाइए। ठीक है, तो अब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में क्या करूंगा भाई, अब 408 यहां आ जाएगा और 2 से 16 408 के स्थान पर आ जाएगा। इसका मतलब पहले हम 408 का भाग दे रहे थे, अब 408 में भाग देंगे 216 का। अब 2 से 16 दूनी 432 ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए एक बार ही भाग जाएगा भाई, तो 2 9 192 बचेंगे। तो क्या लिख देंगे, 216 गुणा 1 प्लस शेषफल, शेषफल के रूप में क्या है 192। अगेन 192 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस अगेन। अब फिर 2 से 16 अब यहां आ जाएगा भाई, और 101 में यहां आ जाएगा। अब तक भाजक 2 से 16 था, अब भाज्य के रूप में 2 से 16 आ जाएगा, तो अब 2 से 16 में 192 का भाग दीजिए, एक बार ही जाएगा। ठीक है, तो 4 और 11 से 9 गए 2, तो 24 शेषफल बचेगी, तो गुणा 1 प्लस 24। ठीक है भाई, फिर 24 जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अब 24 का भाग देंगे 192। ठीक है भाई, तो 8 8 चौका 32, 8 दूनी 16 और, ठीक है भाई, तो 192 यहां आ जाएगा, 24 यहां आ जाएगा, गुणा 8, और शेषफल क्या आ गया 0। तो किसका भाग देने से 0 आया, 24 का भाग देने से। ठीक है, अतः इनका HCF जिसका भाग देने से शेषफल 0 आता है, ध्यान करें, जिसका भाग देने से शेषफल 0 आ जाता है वही उन संख्याओं का HCF होता है। तो देखिए 24 का भाग देने से शेषफल 0 आया, अतः 1032 और 408 दोनों का HCF कितना है 24। अब देखिए यहां आ जाइए, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इनके HCF को इसके रूप में व्यक्त किया जा सके, अर्थात प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार देखिए कि 408 और 1032 के HCF को इस रूप में व्यक्त किया, अर्थात 1032 इंटू एक्स माइनस 408 गुणा 5 को किसके रूप में व्यक्त किया, 1032 और 408 के HCF के रूप में, और वो HCF कितने के बराबर आया है भाई 24 के। ठीक है, तो बराबर मैंने क्या लिख दिया 24 लिख दिया। बात यहां तक समझ में आई ना। तो अब देखिए कुछ करिए पक्षांतरण वगैरह, तो 1032x माइनस इसका गुणा करें, तो देखिए 8 पंजे 40 और 20 2040 बराबर 24, पक्षांतरण करके इधर ले आइए, तो 1032x बराबर 24 प्लस 2040, इधर आके प्लस के हो जाएंगे। तो देखिए 1032x बराबर ये कितने हो गए भाई 2064। तो x का मान मुझे ज्ञात करना था, तो 2064 बटे 1032, तो ये तो 1032 का दुगना है, इसलिए x बराबर क्या आ गया 2। तो बात आई ना समझ में। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है, जैसे प्रश्न के आप करते जाइए मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। तो देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इसका मतलब मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 245 और 1029 को विभाजित करती है और हर बार शेषफल के रूप में 5 बचता है। ठीक है, अब एक बात सोचिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका मैं 245 और 1029 में भाग देता हूं और हर बार शेषफल क्या बचता है 5 बचता है। चूंकि उस संख्या का 245 एवं 1029 में भाग देने पर हर बार या प्रत्येक बार शेषफल कितना बच रहा है 5 बचता है।
शेषफल कितना बच रहा है भाई? 5 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 245 से 5 घटा लीजिए 240, और इसी तरह 1029 से 5 घटा लीजिए 1024। तो सीधी सी बात है, उस बड़ी से बड़ी संख्या का मैं 240 और 1024 में भाग दूंगा तो अब की बार शेषफल 5 नहीं बचेगा, शेषफल क्या बचेगा? 0, क्योंकि 5 तो मैं इन दोनों से कम कर चुका हूं। ठीक है ना? ऐसा प्रश्न आ जाए तो उस संख्या को दोनों से कम कर दीजिए। भाई ये प्रश्न यही तो कह रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 245 और 1029 में भाग दें और हर बार शेषफल कितना बचता है? 5। 5 शेषफल दोनों में बचता है, इसका मतलब दोनों से 5 5 कम कर दीजिए, शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या इनकी क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। वह संख्या क्या है? 240 और 1024 का क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, अर्थात इनका क्या है? एचसीएफ है। अर्थात या अतः वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी जो संख्या जिसकी बात चल रही है, वह संख्या 240 एवं 1024 का लघुत्तम समावर्तक है, HCF है। मैं शीघ्रता के कारण लघुत्तम समावर्तक को HCF लिख देता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? 1024 और 240 का HCF निकालना पड़ेगा। सीधी सी बात है, 1024 इज ग्रेटर देन 240, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का विधि का प्रयोग करने के लिए मैं फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? 1024 को लिखूंगा 240। अब कैसे लिखूंगा वो तो पता लगेगा। 1024 में 240 का भाग देने पर देखिए 24 चौका 96, 960। ठीक है, 4 और ये 6, 64 शेष बचेंगे भाई। तो 240 गुणा 4, 240 गुणा 4 प्लस 64। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में चूंकि 64 जो शेषफल है वो 0 के बराबर नहीं है, और जब तक 0 के बराबर नहीं आए तो अब शेषफल को भाजक बना दीजिए, और जो पहले भाजक था उसको भाज्य बना दीजिए। तो अब 240 इधर आ जाएंगे, इधर की हॉट सीट पर, और 64 यहां आ जाएंगे। तो अब 240 को भाग दीजिए किससे? 64 से भाग देंगे भाई 3 बार, 6 चौका 24 नहीं जाएगा तो 3 बार जाएगा, और 192 48 शेष बच जाएंगे। तो 64 गुणा 3 प्लस 48, अगेन 48 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस। तो देखिए अब 64 यहां आ जाएंगे और 64 के स्थान पर 48 आ जाएगा। तो अब 64 को डिवाइड करना है 48 से, 1 टाइम ये 16 आ जाएंगे भाई, और तो 1 प्लस 16, अगेन 16 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे भाई? 48 यहां आ जाएंगे और 16 यहां आ जाएगा, और अब की बार अगर 48 में मैं 16 का भाग दे रहा हूं तो 16 3 48, और शेषफल क्या आ गया? 0। तो गुणा 3 प्लस 0। अब एक बात सोचिए कि अंतिम जो शेषफल जिसका भाग देने पर 0 आया वो कौन है? 16 है। अतः 16 क्या होगा? इन दोनों का HCF होगा। अतः HCF बराबर क्या होगा? 16। अतः 16 ही वह संख्या है जिसका प्रत्येक बार भाग देने पर 5 बच रहा था। भाग दे के देख लीजिए, 245 को 5 16 से डिवाइड कीजिए, 16 एकन 16 बचे 8, 16 पंजे 80। ठीक है भाई, और 5 शेषफल बच गया, 5 बच गया ना। इसी तरह 1029 को 16 से भाग दीजिए, 16 छिक्की 96, 6 बचेंगे, और 16 चौका 64, क्या बच गया? 5। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की। अब परमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो सामान्यतः हम 2 तरह का लेते हैं। वैसे इसको 4 भागों में बांट सकते हैं, पर हमारे यहाँ सिलेबस के हिसाब से मैं इसको 2 भागों में ही ले रहा हूं। कैसे? एक तो है शांत दशमलव प्रसार, मैं अभी एक एक करके आपको समझाऊंगा, पहले आप इनके प्रकार को जान लीजिए। एक तो शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अर्थात अगर किसी परमेय संख्या का हम प्रसार करें और एक निश्चित अंकों के बाद शेषफल 0 आ जाए तो प्रसार शांत हो गया ना, अर्थात वो आगे नहीं बढ़ेगा, अर्थात वो क्या हो गया? कुछ पदों के बाद टर्मिनेट हो गया, तो उसको कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अर्थात शांत दशमलव प्रसार। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम, 3/8। ठीक है, तो अगर मैं 3 को 8 से विभाजित करूं तो देखिए भाग नहीं जा रहा है, तो दशमलव लगा दिया मैंने और 0 आ गई भाई। 8 3 24,
फिर शेषफल 6, फिर 0 और 8 7 56, अब 4, ठीक है, और 8 पंजे 40। इसका मतलब 3/8 को अगर मैं दशमलव भिन्न के रूप में लिखूं तो वो कितना आता है 0.375, अर्थात ये 3 पदों के बाद शेषफल कितना आ जाता है 0 आ जाता है। 3 पदों के बाद शेषफल कितना आ गया 0, अर्थात ये क्या कहलाएगा शांत दशमलव प्रसार, अर्थात मुझे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, शांति से प्रसार करने देगा, ठीक है। और कुछ पश्चात कुछ पदों के बाद शेषफल 0 आ जाएगी, अतः ये जो 3/8 का जो प्रसार है वो क्या कहलाएगा शांत दशमलव प्रसार, ठीक है भाई। दूसरा क्या है अशांत अवसानी। देखो अशांत प्रसार भी बोलते हैं और इसका दूसरा जो नाम है वो हिंदी में थोड़ा सा कठिन है, अनअवसानी आवर्ती प्रसार। देखो अनअवसानी जिसका अवसान नहीं हो, अवसान का मतलब जो कभी समाप्त ना हो, अनअवसानी, अवसान माने समाप्त होना, और अन उपसर्ग है जिसका विलोम के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो अनअवसानी जिसका अंत ना हो, तो अर्थात जिसका प्रसार करते जाएं आप थक जाओगे, आपका जो कागज है वो बीत जाएगा, आपकी स्याही बीत जाएगी, लेकिन उसका प्रसार समाप्त नहीं होगा, ठीक है। और उसमें कभी कभी तो जो शब्द है वो रिपीट, जो अंक है डिजिट है वो रिपीट होती हैं, कभी नहीं भी होती हैं, ठीक है। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है अनअवसानी, ठीक है। और अगर डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो उसको क्या और कहेंगे आवर्ती प्रसार, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन, ठीक है, अर्थात समाप्त नहीं हो रहा है और कुछ समय पश्चात वही शब्द रिपीट होने लग जाते हैं। जैसे 1/3 है, 1/3 को आप जानते हैं, लिखते हैं ना 0.3333 आप देते चले जाइए, ठीक है। इसी तरह आपने जैसे पाई का मान पढ़ा था, पाई बराबर 22/7 आप जानते हैं 3.14, और ये रिपीटिंग वाली बात आ जाती है। ऐसे प्रसार कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये बताने का भी नहीं था, यहां आप किसी भी परमेय संख्या को देखकर कैसे पता लगाएं कि इसका जो प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, ये कुछ मैं बोल रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है कि किसी परमेय संख्या को मात्र देखने से या देखने मात्र से हम पता लगा लें कि इसका जो प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो अब मैं उदाहरण लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले मैं एक जो बात बताना चाहूंगा आपके लिए कि जिन परमेय संख्याओं के हर में 10 या 10 का कोई गुणज के रूप में मैं कहूं 10 की घात की कोई संख्या हो, तो उसका जो प्रसार होता है वो ज्यादातर शांत प्रकृति का होता है, शांति होता है, ज्यादातर नहीं 100% शांति होता है। जैसे अभी जैसे बात कर रहे थे ना, जैसे ये संख्या आ जाती 375/1000, ठीक है। अब ये 10 की घात 3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 375/10 की घात 3, तो ये सीधी सी बात है कि 0.375 हम जानते हैं कि जिसमें 3 जीरो हैं तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा देते हैं। इसी तरह अगर 2/10 होता तो आप जानते हैं कि भाई इसका मान 0.2 है, अगर 3/100 आ जाता तो आप लिख देते 0.03 आ जाता। तो सीधी सी बात है, ये 10 है, ये 10 की घात 2 है, ये क्या है 10 की घात 3 है, ठीक है। तो हर के रूप में जब 10 या 10 का कोई घात वाला पद हो तो हम जान लेंगे कि इसका जो प्रसार है वो शांत प्रकृति का होगा। तो ये बात समझ में आ गई ना। तो अब इसी बात को हम मद्देनजर रखते हुए मैं एक सूत्र निकाल के आपको सीधे सीधे बता देता हूं, क्योंकि उसमें अधिक समय खराब होगा और आपके 1 नंबर से ज्यादा का ये प्रश्न आने वाला भी नहीं है। कि आप देख लीजिए कि परमेय संख्या जो आपको दी गई है उसका हर यदि 2m × 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 10 के 2 टुकड़े कर दिए मैंने, 2 × 5। अगर किसी परमेय संख्या का हर 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में लिखा जा सके, जहां m और n दोनों ही क्या हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, नेगेटिव इंटीजर हैं, अर्थात ऋणेतर पूर्णांक। इनको क्या बोलते हैं, हिंदी थोड़ी सी कठिन पड़ती है कभी कभी, ऋणेतर पूर्णांक, अर्थात m और n दोनों धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। 0 हो सकता है पर नेगेटिव नहीं चलेगा, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होने चाहिए, क्योंकि इंटीजर में भाई जैसा मैंने कल भी बताया था, इंटीजर में धनात्मक भी संख्याएं होती हैं, 0 भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं। तो ऋणात्मक नहीं चलेगा, क्या चल सकता है और बाकी के तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए।